तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। आज आज हमारा टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इकाई 2 है, हिस्ट्री का ये टॉपिक है और इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है, जो बीपीएससी के टीचर के लिए तैयारी करते हैं। टीचर के एग्ज़ाम के लिए जो बीपीएससी कंडक्ट कराती है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आइए चलते हैं अपने इस नए वीडियो की ओर, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे वो देश अमेरिका स्वतंत्र हुआ, इसके बारे में एक नज़र हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। हमने जो है पहले से ये हमारी जानकारी है कि जो है बहुत सारे देश के व्यापारियों ने जो समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करते थे, उन्होंने कई सारे देशों का खोज किया मतलब उस देश तक जाने का मार्ग का खोज किया। तो यूरोपीय देश इसमें सबसे अग्रणी माने जाते थे। यूरोपीय देश जो है ना, आपके इंग्लैंड के हो गए, फ्रांस के हो गए, ये सारे देश जो है नए नए देशों को खोजते थे और वहाँ जा कर के अपना व्यापार जमाते थे। भारत में भी उन्होंने क्या किया था, भारत का खोज किया था 1498। वास्को डी गामा पुर्तगाल के जो थे, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। हालांकि क्रिस्टोफर कोलंबस उन्होंने 1492 ईस्वी में जो है अमेरिका का खोज किया था। वो भी भारत का ही खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन वो पहुंच गए वहाँ, तो वहाँ का उन्होंने एक नाम रेड इंडियन भी रखा था। तो चलिए, ये तो प्रीवियस जानकारी थी, लेकिन आइए जानते हैं इसमें क्या दिया है ना। यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए नए समुद्र मार्ग खोज हुए थे। 15वीं शताब्दी यानी वही 1492 1498, ये सब जो कई देशों का खोज हुआ था वो 15वीं शताब्दी में हुआ था। इसके उद्देश्य अब वो लोग मार्ग खोजते क्यों थे किसी देश जाने के लिए? तो वो लोग व्यापार करने के लिए खोजा करते थे, है ना। उनका मेन मकसद था कि अपना व्यापार विकसित करें, है ना, ताकि जो है यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके, है ना। व्यापार करके वो अपने देश को समृद्ध बनाना चाहते थे, अर्थव्यवस्था से लेकर के अपना वाणिज्य और व्यापार दो सबको समृद्ध बनाना चाहते थे। इसी क्रम में 1492 में, है ना, कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। पुनः अमेरिगो वेस्पुची ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए और उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अमेरिका का खोज किया गया 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा, ठीक है। और इसके बारे में अमेरिगो वेस्पुची जो है ना, इसकी पूरी जानकारी देते हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया है, अमेरिकी वेस्पुची ने, कि जो है यूरोपीय जो देश थे वो अमेरिका जब जाने का अपना मार्ग खोज लिए, वहाँ व्यापार करने लगे, तो धीरे धीरे वहाँ पर अपना वर्चस्व भी कायम कर लिया, यानी वहाँ पर अपना व्यापार करने लगे वो, और व्यापार स्थापित कर लिया। और यूरोप के कौन कौन से देश, आपके इंग्लैंड हो गए और जो है आपका फ्रांस हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लगभग उसी समय यूरोप के नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध और समानता और बंधुत्व जैसे भाईचारे के जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे, है ना। जिस समय इंग्लैंड और फ्रांस अपना व्यापार अमेरिका में फैला रहे थे, ठीक उसी समय यूरोप में जो है नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था। और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता, व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी व्यक्ति जो स्वतंत्र हो, जो किसी के गुलाम ना हो, है ना। तो वो स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता यानी वैसी सत्ता जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो, है ना। मतलब कोई अपने मनमानी ढंग से जो सत्ता चलती हो वो सत्ता ना हो, है ना। निरंकुश सत्ता का विरोध कर रहे थे वो लोग, यानी निरंकुश सत्ता यानी जो ऐसा सत्ता जिस पर जनता का कोई अंकुश ना हो,
है ना, जो कोई एक राजा बन गया और वो उसको जो मन सो नियम लगा रहा है, कानून लगा रहा है और जनता के खिलाफ लगा रहा है, तो उस वैसे सत्ता के वो लोग विरोध में थे। ऐसे विचार जो है यूरोपीय लोगों के मन में पनपने लगे थे, लोगों में प्रबुद्ध होने लगे थे। समानता और बंधुत्व जैसे विचार भी, हाँ, विशेष करके यूरोपीय देशों के लोगों में, प्रबुद्ध वर्गों के बीच में ये लोकप्रिय हो रहे थे। हाँ, इंग्लैंड से अमेरिका उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी और वहाँ के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहाँ वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेद को बढ़ाया और धीरे धीरे उपनिवेशी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने लगे और अग्रसर हुए। हाँ, इसको हम डिटेल में, ये तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि इंग्लैंड और फ्रांस के लोगों ने अमेरिका का खोज किया, वहाँ जाने का मार्ग खोज किया, फिर जो है अपना व्यापार जमाया। फिर व्यापार जमाने के बाद से फिर यूरोपीय लोगों के मन में जो है बहुत सारे विचार आने लगे जो एक देश के लिए अच्छे विचार थे। स्वतंत्रता का भी, व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी विचार हो गया, निरंकुश सत्ता का विरोध हो गया, समानता और बंधुत्व जैसे विचार यूरोपीय लोगों के मन में पनपने लगे। वहीं अमेरिका के लोगों में, है ना, इंग्लैंड के लोगों से मतभेद होने लगा, बहुत सारा तरीके का मतभेद हुआ। कौन कौन से मतभेद हुए जिसके कारण स्वतंत्रता संग्राम अमेरिका में शुरू हुआ, आइए इसको अब बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला कारण क्या था? हाँ ना, अमेरिकी में स्वतंत्रता संग्राम होने का सबसे पहला कारण माना गया उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। है ना, उपनिवेश, उपनिवेश क्या हो गया यहाँ पर? उपनिवेश टर्म को समझते, उपनिवेश वैसे देश होते हैं जो है ना, किसी के गुलाम बनाए गए हैं, जिस देश पर किसी देश का शासन चलता हो। तो अमेरिका उपनिवेश बन गया था इंग्लैंड का, है ना, इंग्लैंड का वहाँ पर शासन चलता था। देश अमेरिका था लेकिन शासन इंग्लैंड के लोग ही वहाँ करते थे। अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग ही थे, ठीक है। हाँ, जिन्होंने इंग्लैंड की सांसदीय व्यवस्था विधि विधान को देख रखा था। अभी देख रखा था कि अब अमेरिका के लोग हैं वो इंग्लैंड के संसदीय व्यवस्था और विधि विधान को कैसे देखा था? तो अमेरिकी जो लोग थे, वो जो थे ना, वो आगे हम इसमें देखेंगे तो हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो अमेरिका में जो अंग्रेज रहा करते थे ना, वो भी चूंकि इंग्लैंड के ही थे, ठीक है। और इंग्लैंड के लोग जो है, हाँ, उनको काफी प्रताड़ित किए थे, जिसके कारण वो लोग इंग्लैंड को छोड़ करके अपने अमेरिका चले आए थे। और जब वो अमेरिका आए थे तो अमेरिका में जो है, अमेरिका आए थे लेकिन वो जब इंग्लैंड में थे तो उन्होंने वहाँ का विधि विधान और वहाँ का संसदीय व्यवस्था को देखा था। अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह का प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे। अमेरिका में जो लोग भाग करके जो इंग्लैंड से आए थे, है ना, तो वो भी चाहते थे कि इंग्लैंड में, अमेरिका में भी जो है इंग्लैंड का जैसा संसदीय व्यवस्था है उस तरीके का व्यवस्था, हाँ, या फिर जो भी वहाँ का शासन प्रणाली, उस तरीके का शासन प्रणाली अमेरिका में भी रहे। हाँ, जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। जो इंग्लैंड के जो शासक थे वो इसके बिल्कुल विरुद्ध थे, वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होता तो उनके व्यापार में, वाणिज्य में काफ़ी नुकसान होने लगता, उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता। इसलिए करके वो ब्रिटिश के जो शासक थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा ही मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे और वे उपनिवेशियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हाँ, जो उस उपनिवेश पर जो शासन करने के लिए, जो वहाँ के शासन को चलाने के लिए, वहाँ की व्यवस्था को चलाने के लिए जो गवर्नर होते थे, ये जो गवर्नर हैं वो इंग्लैंड के राजा ही इसको तय करते थे। इंग्लैंड के राजा द्वारा ही वो सेलेक्ट होकर के, चुन करके आते थे, है ना। और वो उनको बहुत सारा विशेषाधिकार प्राप्त भी हुआ था, बहुत सारा विशेषाधिकार उनको मिलता था, इंग्लैंड के राजा ही उनको विशेषाधिकार देते थे। और वो जब मान लीजिए कि वो इंग्लैंड के राजा के द्वारा चुने जा रहे हैं, तो वो किसको खुश रखना चाहेंगे? अमेरिका के लोगों को तो खुश नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका के लोगों ने उनको नहीं चुना है, उनको तो इंग्लैंड के राजा ने चुना। तो इसीलिए वो केवल, हाँ, इंग्लैंड के राजा के प्रति उत्तरदायी थे। हाँ, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते थे, उनके द्वारा जो नियम कानून बनाया होता था उसको वो लागू करते थे।
जबकि जो है, हाँ, हम देखते हैं जैसे हमारे देश में क्या होता है, चुनाव होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव होता है तो जो नेता चुन करके प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री या जो भी सांसद और विधायक बनते हैं, वो अपने जनता के प्रति उत्तरदायित्व पूर्णतः निर्वहन करते हैं, यानी उत्तरदायित्व लेते हैं, उसके लिए उत्तरदायी हैं। अगर यदि वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उनको पता है कि अगले साल फिर 5 साल के बाद जब वोटिंग होगा, जब चुनाव होगा, तो उनको उसमें वोट नहीं मिलेगा, कोई मत उनको नहीं देगा, है ना। इसलिए करके वो अपने जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। लोकतंत्र में लोकतंत्र शासन प्रणाली में जहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। लेकिन यहाँ तो, हाँ, इंग्लैंड के जो राजा थे, वो गवर्नर को नियुक्त करते थे, तो वो अपने इंग्लैंड के राजा के प्रति उत्तरदायित्व लेते थे, ना कि वहाँ के अमेरिका के जनता के प्रति कोई उत्तरदायी उनका बनता ही नहीं था। और वो बनता तो था, लेकिन वो उत्तरदायी लेते ही नहीं थे, उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं थे। हाँ, उत्तरदायी का मतलब उसकी जिम्मेवारी नहीं लेते थे। हाँ, और उनके लिए जो नियम कानून बनाते थे, उनमें उनका जो है कोई इंग्लैंड के राजा के प्रति एक लाभ छुपा होता था, जिससे उनका अमेरिका वाले लोगों का भलाई हो रहा है कि उनको नुकसान हो रहा है, इसको नहीं वो देखते थे। फलतः संघर्ष की स्थिति बनती रहती थी, ठीक है, बनी रहती थी। उपनिवेशियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था, ठीक है। तो ये कारण थी जिसके कारण जो है वो अमेरिका अमेरिका के लोग जो है इंग्लैंड के लोगों से मनमुटाव हो गया था, यानी इंग्लैंड के गवर्नर से खास करके। हाँ, तो ये पहला कारण था जिसके कारण अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम को जो है ना, शुरू किया गया। चलिए आइए देखते हैं। अब हम जानते हैं अमेरिका जो है ना, इंग्लैंड से काफ़ी दूर भी है ना। इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित है। एगो दूसरे छोर पर, एक दूसरे छोर पर, दोनों अलग अलग छोर पर स्थित है इंग्लैंड और अमेरिका। तो आप समझ सकते हैं दूरी काफ़ी होगी, क्योंकि उस समय यातायात और संचार के साधन उतने नहीं थे जितने अभी हैं, यानी उस समय अभाव था। अतः व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशियों को काफ़ी मिला है, ठीक है। जो अमेरिका और इंग्लैंड की इतनी दूरी थी, भौगोलिक दूरी थी, है ना, कि इंग्लैंड के जो लोग थे, यानी इंग्लैंड वाले जो है अमेरिका वाले पे अच्छे तरीके से पकड़ नहीं बना पा रहे थे, अच्छा से शासन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हाँ, दूरी बहुत थी, और ना यातायात के और ना ही संचार के कोई साधन उतने विकसित थे, उस समय उनका काफ़ी अभाव था। इसलिए करके जो है हाँ, अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम थे, जो स्वतंत्रता संग्राम कर रहे थे, है ना, इसका फायदा काफ़ी उपनिवेशियों को मिला। अगला कारण था धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, है ना। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में भी मतभेद था, यानी इंग्लैंड और आपके अमेरिका के लोगों में ये मतभेद था। किसका? धर्म का भी मतभेद था और सामाजिक व्यवस्था में भी मतभेद था। धर्म का मतभेद कैसे था, आइए देखते हैं। अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद था। जहां एक और ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास रखते थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की जनता प्यूरिटन मतावलंबी थी, ठीक है। इंग्लैंड के जो निवासी थे, यानी ब्रिटिशवासी, वो एंग्लिकन मत के थे, ठीक है। और वो चर्च के आधिपत्य को मानते थे, चर्चों को मानते थे, यानी उनके द्वारा कहे गए सारे नियम कानून और उनके बात को वो फॉलो करते थे, मानते थे। जबकि अमेरिका की जो जनता थी, वो प्यूरिटन मतावलंबी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों में अलग अलग है, दोनों में अंतर है, ठीक है। और जो इंग्लैंड के जो लोग थे एंग्लिकन, उन्होंने ये प्यूरिटन मतावलंबियों को काफी उत्पीड़ित किया, है ना, जिससे वो तबाह होकर के प्रोटेस्टेंटों एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड को छोड़ करके अमेरिका में शरण ली थी। मैंने पहले ही बताया था, है ना, कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण वो लोग वहां से क्या आ गए थे, प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट जो थे, वो इंग्लैंड छोड़ करके अमेरिका में शरण ले ली थी। और इंग्लैंड में उन्होंने शासन व्यवस्था सब, संसदीय कार्य प्रणाली सब उन्होंने देखा था, तो उसको जो है
वो यहाँ चले आए, अमेरिका चले आए, और वो अमेरिका में भी वैसा ही शासन व्यवस्था चाहते थे। तो खैर ये तो हाँ, सामाजिक मतभेद। तो सामाजिक धार्मिक मतभेद आपने देखा कि ब्रिटिशवासी एंग्लिकन थे और ये प्यूरिटन मतावलंबी थे और प्रोटेस्टेंट थे। तो ये दोनों के दोनों जो है ना, ये चले आए अमेरिका आकर के, उन्होंने अमेरिका में शरण ले ली थी। उन्होंने प्रारंभ में, हाँ, जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना, जुझारूपन सॉरी, प्रारंभ से ही उनके अंदर जुझारूपन की भावना विद्यमान थी। वे सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी कई बार कर चुके थे। यही कारण था कि अमेरिका वासी अपने मातृ देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। अमेरिका वासी यानी अमेरिका में जो आए थे वो क्या थे, प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंट, जो इंग्लैंड से ही उत्पीड़ित होकर के आए थे, है ना, तबाह होकर के यानी परेशान होकर के आए थे। उनका मातृ देश इंग्लैंड ही था, लेकिन वो इंग्लैंड के शासन को जो है या इंग्लैंड से कोई संबंध ही नहीं रखना चाहते थे। हाँ, क्यों नहीं रखना चाहते थे? क्योंकि इंग्लैंड के लोगों ने, जो एंग्लिकन थे, उनको काफ़ी उत्पीड़ित करते थे, काफ़ी परेशान करते थे। तो परेशान करेंगे तो फिर वहाँ कैसे रहेंगे? इस लेकर के जो है वो अमेरिका चले आए थे। और तो ये धार्मिक अंतर तो था ही, ठीक है। और इसके विरोध में जो है ना, उन्होंने, अब मान लीजिए आप किसी को बार बार परेशान करते हैं, बार बार परेशान करते हो, तो वो इंसान क्या बन जाता है, उसके अंदर जुझारूपन स्वयं ही आ जाती है और वो आपका विरोध करना शुरू कर देता है। उसी तरीके से प्यूरिटन और प्रोटेस्टेंटों ने जो है ना, कई बार सैनिक क्षमता का भी प्रदर्शन किया इंग्लैंड वालों के लिए, ठीक है। तो ये मतभेद था, धार्मिक मतभेद था। सामाजिक मतभेद क्या था कि जो ब्रिटिश समाज के जो लोग थे ना, वो ना उनके अंदर सामंतवादी और कुलीन व्यवस्था थी, ठीक है ना, उनके अंदर सामंतवादी और कुलीन व्यवस्था पर आधारित थे, यानी वो सामंतवादी को और कुलीन व्यवस्था को, हाँ, उनके यहाँ प्रचलन था उसका ज़्यादा, ठीक है। जबकि अमेरिकी समाज था ना, वो समता मूलक था, यानी सबको एक समान भावना सब देखता था। कोई सामंत या कोई कुलीन वर्ग है उसको अधिक महत्व देना, जो नीचे कास्ट के हैं, यानी फिर जो नीचे हैं उनको कम वैल्यू देना, ऐसा वहाँ पर नहीं था, वो समता मूलक थी। जबकि ब्रिटिश जो समाज था वो सामंतवादी और कुलीन व्यवस्था पर आधारित थे। और ये लोग जो थे, अमेरिकी लोग, वो समता मूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर ये आधारित थे, ठीक है ना। वो इसको उसको फॉलो करते थे, समता मूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को। अब तो आपने देखा इस प्रकार की जो है इंग्लैंड और अमेरिका के लोगों में किस प्रकार का धार्मिक और सामाजिक अंतर था। धार्मिक अंतर में क्या था कि अमेरिका के लोग जो थे वो आपके प्रोटेस्टेंट थे और और प्यूरिटन मतावलंबी थे। जबकि जो है आपके ब्रिटेन के जो लोग थे वो क्या थे, एंग्लिकन थे। एंग्लिकन ब्रिटेन के लोग थे और अमेरिका के लोग प्यूरिटन मतावलंबी थे और प्रोटेस्टेंट भी थे। तो वहाँ से अमेरिका उत्पीड़ित होने के कारण अमेरिका में आकर के वो शिफ्ट हो गए थे। तो ये तो धार्मिक मतभेद था। और सामाजिक मतभेद क्या था कि ब्रिटिश में हमेशा सामंतवादी और कुलीन को अहम माना जाता था। जो सामंत होते थे या फिर जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, हाँ, उनको जो है उसी पर आधारित वहाँ की व्यवस्था थी। जबकि अमेरिका में समता मूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। तो ये सामाजिक मतभेद था जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करता था या होने पर मजबूर करता था। चलिए, अब सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 में, और 1756 से शुरू हुआ था, 1763, 7 साल तक चला था। हाँ, ये युद्ध ये फ्रांस और अमेरिका कनाडा के बीच में हो रहा था। तो अमेरिका वाले जो थे ना, वो कनाडा में वो अमेरिका वाले ही लोग थे। तो जो है ना, वो फ्रांस के विरुद्ध अपना लड़ाई लड़ रहे थे। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 और 1763 ईस्वी के बीच हुआ था, है ना। ये सॉरी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था 1756 1763 और अमेरिका के लोग ना इंग्लैंड का साथ दे रहे थे, ठीक है। तो घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। अमेरिका के लोग जो थे, यानी वे उपनिवेशवासी, वो इंग्लैंड को जो है ना काफ़ी मदद करते थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि फ्रांस का शासन जो है वो कनाडा से खत्म हो जाए, हट जाए। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ, हाँ, फ्रांस के पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया और अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को
उस युद्ध में फ्रांस हार गया। अब उपनिवेशवासियों का एक लक्ष्य था कि अमेरिका को भी, जिस तरीके से फ्रांस के साथ युद्ध करके उन्होंने भगाया था फ्रांस, उसी तरीके से इंग्लैंड को भी वो वहां से भगा सके, ताकि वो अपना शासन व्यवस्था चला सके। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड ने कहा था कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिकी वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़का दिया था। जो फ्रांस के जो थे फ्रांस जो जो पराजित हुआ उस सप्तवर्षीय युद्ध में, वही जो है मेन, एक कहा जाता है कि जैसे आग में जो घी काम करता, उसी तरीके का जो है, हाँ, फ्रांस का पराजय जो है अमेरिका वासियों के स्वतंत्रता की इच्छा को, हाँ, भड़काने में काम किया। चलिए, तो इससे भी स्वतंत्रता संग्राम को काफी बल मिला, यानी लोगों के अंदर स्वतंत्रता संग्राम करने की भावना जगी, ये भी एक कारण था। अगला कारण था प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। ये क्या था प्रगति विरोधी आर्थिक नीति? बहुत सारा ऐसा नीति जो है, चूंकि अमेरिका का शासन अंग्रेज के हाथों में था, इंग्लैंड, अंग्रेज बोले तो इंग्लैंड के हाथों में था, वो ऐसे ऐसे आर्थिक नीति लाते थे जिससे, हाँ, इंग्लैंड के अंग्रेजों को लाभ होता था, जबकि वहीं पर उल्टे हाथ देखा जाए तो अमेरिका के लोगों को काफी नुकसान होता था। इसलिए जो है उन्होंने फिर जो है अमेरिका के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम करने के लिए अपना मन बनाया था। चलिए देखते हैं इसमें क्या। सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। उपनिवेशवाद की बुनियादी सिद्धांत अ, उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों का दोहन का अधिकार मातृदेश को है, मातृदेश यानी इंग्लैंड को है। दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार की धारणा विकसित हो रही थी, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। इस पॉइंट को जरा हम समझते हैं, है ना। इंग्लैंड के जो लोग थे वो कहा करते थे कि जो है ना, हाँ, वो क्या करते थे, वो कहा नहीं कर, वो क्या करते थे कि जो है अमेरिका के जो लोग थे उनके ही संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे, और उनका आर्थिक शोषण करते थे। आर्थिक यानी, हाँ, उनको व्यापार में काफी नुकसान, जो नुकसान होता था वो अमेरिका के लोगों का हो गया, और जो फायदा हुआ वो इंग्लैंड के लोगों को हुआ। और देखा जाए तो वो उनके संसाधनों का काफी उपयोग करते थे और उसके बदले में उनको कीमत कम देते थे। अब अमेरिकी संसाधन जैसे क्या हो गया, जैसे क्या है कि वो अमेरिका के लोगों को, सपोज कीजिए कि कहीं कोई काम हो रहा है जो इंग्लैंड के लोग करा रहे हैं, तो उसमें अमेरिकी के लोगों को लेबर रखते थे और लेबर रख करके उनको पेमेंट कम देते थे, तो ये क्या हो गया, उनका दोहन करना हो गया एक तरीके से। तो आर्थिक शोषण भी हो गया और दोहन भी हो गया। उनसे जहाँ 6 घंटा काम कराने से वहाँ 8 घंटा काम कराते थे, पैसा जो है 8 घंटे का बदले 6 घंटे का ही देते थे। तो उनका आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों का दोहन ऐसे भी करते थे, जैसे मान लीजिए कि जैसे भारत में भी होता था। भारत में जब अंग्रेज थे तो नील की खेती कराते थे, जैसे भारत की भूमि बंजर होने लगी थी, है ना, नील की जड़ें काफ़ी लंबी होती थी, तो लंबी होने के कारण क्या होता था, जिस खेत में नील का खेती होता था उस खेत में जो है वो खेत 2-4 फसल लेने के बाद से वो खेत पूर्णतः बंजर ही हो जाता था, है ना, क्योंकि जो नील की जड़ें होती थी उससे सारे जो खनिज होते थे, सब खनिज लवण होते थे, चाहे जल होता था, उसको पूरा सोख लेती थी, जिस कारण वो भूमि बंजर हो जाती थी। तो ऐसा ही कुछ वहाँ भी अमेरिका में भी वो लोग किया करते थे, उनके संसाधन का दोहन करते थे काफ़ी। और हाँ, दूसरी बात कि जो व्यापार करते थे, व्यापार जो है ना, अमेरिकी के लोग अब चाहते थे कि जो है इंग्लैंड जो व्यापार कर रहे हैं, हम उसके व्यापार में जो हेल्प करते हैं, उसके व्यापार में हेल्प ना करके हम अपना व्यापार करें, अपना स्वतंत्र व्यापार करें, जिससे जो लाभ हो वो पूर्णतः लाभ जो है अमेरिका वाले को हो, है ना। लेकिन वो इंग्लैंड के जो लोग थे वो चाहते थे कि नहीं, हाँ, व्यापार उनका ही हो, वो उसमें बस केवल एज ए वर्कर्स काम करते रहे, ठीक है। तो ये लेकर के मतभेद था, है ना। तो और क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। हाँ, अमेरिका वासी अगर यदि कोई व्यापार भी करते थे तो उस पे जो है ना इंग्लैंड के लोग काफ़ी उसमें हस्तक्षेप करते थे, जो अमेरिका वासियों को पसंद नहीं था। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था।
चलिए तो ये क्लियर हुआ आपका। हाँ, अब बढ़ते हैं आपत्तिजनक कर। अब जब क्या हुआ, जब अमेरिकी के जो वो अमेरिका के जो व्यापारी थे अपना उन्मुक्त व्यापार, अपना स्वतंत्र व्यापार करना जब प्रारंभ कर दिए, हाँ, इंग्लैंड के नियम कानून को ताक पर रख करके, इंग्लैंड के बात को नकार करके वो अपना उन्मुक्त व्यापार जब करना शुरू कर दिए, तो इसके कारण इंग्लैंड के सरकार को यानी अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान होने लगा, काफ़ी जो है ना आर्थिक क्षति पहुंची, आर्थिक क्षति पहुंची। और इससे क्या हुआ कि आर्थिक क्षति को पूरा करने के लिए जो है, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे 1765 ईस्वी में, ग्रेनविले ने, उन्होंने एक नियम बनाया, है ना। वो नियम क्या था? स्टाम्प एक्ट उस नियम का नाम था। और उसके अनुसार जितने भी अदालती कार्रवाई होगी, है ना, उसके जो अदालती कागज होंगे उस पर कार्रवाई होगी, अदालती कार्रवाई, है ना, अदालती कागज हो गए, अखबार होगा, ये इन सबों पर 20 शिलिंग का, कितना, 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य हो गया था। आज भी जब हम देखते हैं किसी अदालत में जाते हैं, कोई हमको एफिडेविट बनवाना होता है, कोई शपथ पत्र बनवाना होगा, या फिर रजिस्ट्री कराना होगा, ज़मीन का कोई कारोबार है, या फिर कोई एग्रीमेंट कराना है, तो हमको स्टाम्प पेपर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो उस समय ये उनके द्वारा ही शुरू किया गया था, ग्रेनविले 1765 ईस्वी में, है ना। उन्होंने ही कहा था कि जो है, ये जितनी भी कार्रवाई होगी जो अदालती कागजों पर होगी, हाँ, और अखबारों पर, उन सब पर क्या किया उन्होंने, 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। यानी आप उस स्टाम्प खरीदने के लिए 20 शिलिंग खर्च करेंगे, और वो 20 शिलिंग जो है वो अमेरिका ये सॉरी इंग्लैंड सरकार के खाते में चली जाएगी। तो अब जाहिर सी बात है कि जब ये कानून नियम बन जाएगा तो लोग इसके काफ़ी इसका विरोध करेंगे। अब इसके विरोध करने के लिए जो है ना, हाँ, इसका विरोध करने के लिए 1767 ईस्वी में, हाँ, ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर भी लगाया था। ठीक है। और ये कर किस पर, किन किन वस्तुओं पर था? ये अतिरिक्त कर था, कागज, शीशा, चाय एवं रोगन। तो जब इंग्लैंड वाले को व्यापार में नुकसान होने लगा ना, तो चूंकि शासन व्यवस्था इंग्लैंड का ही था, तो इंग्लैंड वालों ने उल्टा सीधा कर लगाना इन पर चालू कर दिया, जिसके विरोध में सैमुअल एडम्स ने कहा कि या तो हमको अमेरिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, या फिर हमसे या फिर हमसे कर नहीं लिया जाए, या तो आप हमको प्रतिनिधित्व दें, यदि आप हमको प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो हम आपको कर नहीं देंगे। ठीक है। तो ये 1767 ईस्वी और 1765 ईस्वी में आपका टैक्स लगाने के बाद जो है, ये इन्होंने, सैमुअल एडम्स ने आपका ये नारा दिया था, प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं। हाँ, ब्रिटिश सरकार के कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियों जैसी बहुत सारी संस्थाएं भी शुरू कर दी थी। ठीक है। चलिए, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। लेखक और प्रचारक भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे थे। लेखक यानी हम देखते थे कि अभी तो क्या है, हम कोई भी समाचार पढ़ना होता है तो हम लोग टीवी पर देख लेते हैं, लेकिन जब न्यूज़पेपर आप देखेंगे तो आप न्यूज़पेपर में बहुत सारे जो लेखक होते हैं अपने विचारों को, हाँ, एक संपादकीय पृष्ठ आता है, उस पर अपने विचारों को वो लिखते हैं। तो बहुत सारी पत्रिकाएं भी लेखकों की निकलती है। तो उसी तरीके से उस समय पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था टॉमस पेन। नहीं, टॉमस पेन लेखक थे, वो पत्रिका एक लिखते थे जिसका नाम था कॉमन सेंस। और वो 1776 ईस्वी में वो टॉमस पेन की जो पत्रिका थी उसमें उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से, हाँ, अमेरिकी लोगों के लिए स्वतंत्रता कितना आवश्यक है, ये उनमें लिखा था अपने पत्रिका कॉमन सेंस में। टॉमस पेन ने अपने पत्रिका कॉमन सेंस में, हाँ, अमेरिका के लिए स्वतंत्रता कितना आवश्यक है पूर्णतः तरीके से, अच्छे तरीके से लिख करके समझाया था। जब अमेरिका के लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा तो उनके मन में स्वतंत्रता की भावना जगी, और वो जो है, हाँ, स्वतंत्रता की आवाज़ उठाने के लिए एकजुट होने लगे थे। हाँ, वहीं पर जो है
एक प्रचारक थे। प्रचारक क्या होता था, लेखक तो पत्रिका वगैरह लिखते हैं, पत्रिका लिखते हैं या समाचार पत्र लिखते हैं, जबकि प्रचारक जो होते हैं वो कहीं एक जगह इकट्ठा लोगों के समूह को इकट्ठा करके और जो है ना उस पर वो भाषण देते हैं या फिर उसके बारे में बताते समझाते हैं माइक पर बोल करके। तो थॉमस जेफरसन थे, उन्होंने भी वो प्रचारक थे और उन्होंने इस विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया। तो इसमें आपको दो नाम याद रखना है, थॉमस जेफरसन और थॉमस पेन। थॉमस पेन लेखक थे जिनकी पत्रिका थी कॉमन सेंस, और वहीं पर थॉमस जेफरसन जो थे वो क्या थे, आपके प्रचारक थे, जिन्होंने काफ़ी जो है थॉमस जेफरसन जिन्होंने उपनिवेशवादियों को विद्रोह करने के अधिकार का काफ़ी समर्थन किया था। चलिए, एक और घटना हुई थी, है ना। घटना क्या, जॉर्ज तृतीय जो है ना वो राजा बने थे, किसके, इंग्लैंड के शासक बने थे। और जो है ना वो काफ़ी निरंकुश नीति अपनाई थी उन्होंने, मैंने वो निरंकुश राजा थे, जो मन में आता था अपना नियम कानून बनाते थे। मंत्रिमंडल भी उनका जो है उतना सम्मानित नहीं था, मंत्रिमंडल को काफ़ी पावर दे दिए थे, तो वो जैसे तैसे जो है ना अपना नियम कानून बनाते थे, ठीक है। तो इससे शासन में काफ़ी जो है ये आपको देखने को मिला, काफ़ी समस्या देखने को मिली, लोग अलोकप्रिय, मतलब एक तरीके से उनकी लोकप्रियता कम होती गई, है ना। क्योंकि वो जो नियम कानून बनाते थे वो जनता को काफ़ी कष्टदायी, नियम जनता के लिए काफ़ी कष्टदायी होता था, और वो जनता को अपना उत्तरदायी भी नहीं, जनता के प्रति अपने आप को उत्तरदायी नहीं समझते थे, यानी उनका कोई जवाबदेही नहीं थी जनता के प्रति, और काफ़ी जो है उल्टा सीधा जो है काम क्या करते थे जो जनता को पसंद नहीं था। तो ये भी एक कारण था, हाँ, जिसके जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, ये भी एक कारण था अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम को कराने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोस्टन एक चाय पार्टी थी, अब चाय पार्टी थी, कोई चाय की पार्टी नहीं हुई थी। 1773 ईस्वी में क्या हुआ था ना कि एक चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्राप्त किया। एकाधिकार प्राप्त हुआ, 1773 ईस्वी में कहा गया कि इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वही कंपनी जो है ना ये अमेरिका में चाय ला करके बेचेगी, और वो भारत से डायरेक्ट चाय जो है अमेरिका मांगे। 1773 ईस्वी में कानून बना था, ठीक है। इसका जबरदस्त विरोध किया गया था, केवल इंग्लैंड वाले ही लोग क्यों चाय का व्यापार करेंगे, और भी लोग कर सकते हैं। तो इसके विरोध में क्या हुआ कि बोस्टन में एक बंदरगाह है, जब भारत से चाय लाद करके वहां पर पहुंचा, तो वहाँ के कुछ जो थे ना, जिनको उन्होंने बताया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने रेड इंडियन कहा था, तो उन्होंने कुछ आदिवासी को जैसे कपड़े लोग पहन करके उस जहाज़ पर पहुंचे, और जो है ना चाय की सभी पेटियों को जो है ना समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। हाँ, इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी या बोस्टन चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बोस्टन चाय पार्टी, उन्होंने चाय पिया नहीं, जबकि चाय पत्ती को जो है क्या किया उन्होंने, जो भी चाय पत्ती जो भारत से गई थी, तो 1773 में जो टी एक्ट बना था, जो चाय कानून बना था, उसके विरोध में उन्होंने सारे चाय पत्ती को जो भारत से गया था समुद्री जहाज से, उसको फेंकना प्रारंभ कर दिया, है ना। 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशियों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया शहर में, ये सारे कारण थे अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम को होने के लिए। चलिए अब आइए देखते हैं उन्होंने किया क्या, अमेरिका के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम को, स्वतंत्रता संग्राम के कारण तो पता चल गए, लेकिन उन्होंने किया कैसे, अमेरिका को स्वतंत्र कैसे करा। तो सबसे पहला उन्होंने 5 सितंबर 1774 ईस्वी में 13 उपनिवेशियों के प्रतिनिधियों को फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, है ना। सबसे पहला सम्मेलन अमेरिका के लोगों ने अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए कहाँ किया था, 5 सितंबर 1774। इसमें 13 उपनिवेश के प्रतिनिधियों को फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय किया। उसमें उन्होंने क्या निर्णय किया था, जो ब्रिटिश कानून है उनका विरोध किया जाएगा और उनके व्यापार का भी बहिष्कार किया जाएगा। फिर अगला जो है 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों दोनों के बीच लेक्सिंगटन शहर में पहला संघर्ष हुआ, यानी पहली लड़ाई शुरू हो गई। हमारे यहाँ 1857 में हुआ था, जबकि अमेरिका में कब हुआ था, 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में, है ना। कहाँ हुआ था, लेक्सिंगटन शहर में। कहाँ हुआ था, आपका लेक्सिंगटन शहर में हुआ था, ठीक है। और यह पहला संघर्ष उपनिवेशवासियों और ब्रिटेन के बीच में हुआ था।
उसके बाद 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया शहर में दूसरा फिर महासम्मेलन आयोजित हुआ और इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया, एक मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया। टॉमस जेफरसन वही जो प्रचारक थे, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी करते हुए टॉमस जेफरसन आपको दिख रहे हैं इस फोटो में। चलिए, अब फिर जो है ना उस टॉमस जेफरसन ने घोषणा पत्र जारी किया और उसी मीटिंग में जो है ये तय किया गया कि जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के सेनापति नियुक्त किए गए। और फिर जो है अमेरिका के लोगों ने अमेरिका के सेना ने युद्ध छेड़ दिया इंग्लैंड के खिलाफ। और फाइनली जो है 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि हुई थी। पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हो गया ये युद्ध, ठीक है। और 1787 ईस्वी में अमेरिका में अब समाप्त हो गया। और मतलब ये अमेरिका के लोग युद्ध जीत चुके थे और 1787 ईस्वी में अमेरिका में एक नया संविधान बना, यानी अमेरिका स्वतंत्र हो गया। और 1789 ईस्वी में इस संविधान को लागू कर दिया गया और सबसे पहला लिखित संविधान जो है अमेरिका का। और जब अमेरिका आज़ाद हो गया तो उसके राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया थी। इसी के नाम पर इनका ये अमेरिका की राजधानी का नाम वाशिंगटन डीसी पड़ा। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके परिणाम क्या हुए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। और यानी अमेरिका जब स्वतंत्र हो गया तो बहुत सारे देश भी स्वतंत्र होने का कोशिश करने लगे अमेरिका के देखते हुए ही। ब्रिटेन की एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। ब्रिटेन का जो है एक कीमती उपनिवेश, चूंकि अमेरिका से काफ़ी उसको फायदा हुआ करता था, लेकिन निकल गया। तो हाँ, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक अमेरिका बना और वो काफ़ी शक्तिशाली राष्ट्र बना। पूरे देश पूरे विश्व उससे क्या है प्रभावित भी हुए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था और एडम स्मिथ के लेसेस फेयर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया था। एडम स्मिथ का ही लेसेस फेयर था, याद रखेंगे आप एडम स्मिथ का लेसेस फेयर यानी मुक्त व्यापार, यानी कोई डर ना हो, बिना डर के आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं। तो अमेरिका में, क्योंकि इसी के लिए अमेरिका में तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, एक अधिकार वगैरह दे देते थे व्यापार में, दूसरे को व्यापार करने का मौका नहीं मिलता था। तो लेकिन अब एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर दिया था, जिसके कारण सब लोग मुक्त होकर के व्यापार कर सकते हैं। ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों का, क्योंकि जॉर्ज तृतीय हमने बताया था कि जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रिमंडल अपने निरंकुश थे, ठीक है ना, अपना शक्ति बढ़ा लिए थे और जो है उल्टा सीधा तानाशाही तरीके से कार्य करते थे, ठीक है। तो इस लेकर के जो है ना अमेरिका स्वतंत्र हो पाया। हाँ, और तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना भी चूर हो गया। लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया, जो जॉर्ज तृतीय के समय मंत्रिमंडल जिन्होंने अपना बनाया था, और एक उदार मंत्रिमंडल की नियुक्ति की गई। इंग्लैंड में ये सारे बदलाव हो गए। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, है ना। कई सुधार में जैसे क्या किया गया, आयरलैंड के संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त किया, 1700 स्थान प्राप्त हुआ 1782 ईस्वी में। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार भी मिलने लगा। आयरिश संसद में वेस्टमिंस्टर संसद से जोड़ा, आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जोड़ दिया गया 1800 ईस्वी में। तो ये ईस्वी सन है, आप याद रखेंगे। इस प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया था। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग में इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था, है ना। जो 7 वर्षीय युद्ध चला था, लफायते के ही जो सैनिक थे, है ना, हाँ, लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिक ने भाग लिया था। और जब उस लफायते और उनके सैनिक जब अपने देश फ्रांस लौट के आए तो उन्होंने भी अपने स्वदेश में लौट करके, जिस तरीके से अमेरिका में शासन व्यवस्था लागू की गई थी उसी तरीके से उन्होंने फ्रांस में भी अपना स्वतंत्रता संग्राम चालू करके अपना मतलब उस तरीके का ही शासन व्यवस्था जो है हाँ चालू किया। राजतंत्र के प्रति हाँ जनता को जागरूक किया लफायते और उनके सैनिकों ने। और फ्रांस की अर्थव्यवस्था को बुरी तरफ जो जिससे प्रभावित हुई थी, राजतंत्र को खत्म करके और जो है वहाँ प्रजातंत्र का भी शुरुआत किया गया। राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। जनता भी अब भागीदार बनने लगी, राजनीति में जनता का भी योगदान होने लगा, ठीक है। जनता में धार्मिक और अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली और मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों का मूलभूत स्वतंत्रता भी स्वीकार कर ली गई थी। यानी बहुत सारे मौलिक स्वतंत्रता, मूलभूत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार दिए गए जनता के लोगों को। विश्व का प्रथम लिखित संविधान हमने बताया था 1789 ईस्वी में लागू किया गया था, जो अमेरिका का संविधान था,
है ना, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला और उत्तराधिकार का कानून को न्याय संगत बना दिया गया। अमेरिका गणतंत्र बना और वहाँ पर मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू थे जिन्होंने एक बनाया था सिद्धांत जिसका नाम था शक्ति पृथक्करण। हाँ, उसको भी वहाँ पर मान्यता दी गई। हाँ, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसका था? मॉन्टेस्क्यू का। वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ था तथा स्त्रियों को मताधिकार से भी वंचित रखा गया था, लेकिन बाद में इनको फिर दिया गया। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हो गया, एक नए राज्य के रूप में हुआ था जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत और राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। इन्हीं के आधार पर जो है वहाँ का संविधान का निर्माण किया गया था। कौन कौन से? है ना, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत को ही राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। और इन सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस के राजनीतिक राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों का मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित किया था। ठीक है, अब औद्योगिकरण क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित हुई अमेरिका समाज में प्रवेश कर रही थी। अतः इससे इससे आर्थिक प्रगति के अपार की क्या होगा? औद्योगिकरण होने लगा तो जाहिर सी बात है कि जो है आर्थिक प्रगति होगी ही। अब यहाँ पर एक नई संस्कृति, नई कार्य संस्कृति विकसित हुई थी और अनेक उद्योग धंधे और कल कारखाने का निर्माण होने लगा था। कच्चा माल पहले से ही मौजूद था जिसका वो दोहन किया करते थे इंग्लैंड के लोग। और लेकिन अब यहाँ पर मौजूद होगा। अभी जब स्वतंत्र हो गया तो काफ़ी अमेरिका विकसित हुआ क्योंकि कच्चा माल उनके पास रॉ मेटेरियल पहले से था। औद्योगिकरण आया और कृषि को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। ठीक है, जिसके कारण इनका आर्थिक सशक्तिकरण एक तरीके से हुआ और अमेरिका विकसित देशों के रूप में अमेरिका का उदय हो गया। ठीक है, इंग्लैंड की असफलता का कारण। इंग्लैंड क्यों असफल रहा? इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली था, विश्व के कई उपनिवेश भी थे, परंतु अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जो हार गए वो। ठीक है, इसके कारण जो है कई सारे और देश में भी स्वतंत्रता संग्राम होने लगा और उनके खिलाफ आवाज़ उठने लगा। तो ये होगा। आइए देखते हैं क्या कारण था। अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के 3000 मील की दूरी थी लगभग। ठीक है, बताए थे भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी जिसके कारण उस पर शासन व्यवस्था वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, चला पा रहे थे और वो यातायात और संचार के माध्यम भी उसका भी अभाव था। अमेरिका की शक्तियों को नज़रअंदाज किया गया और अधिकांश अंग्रेज गृह युद्ध ही समझते थे इसको। उपनिवेशवासियों में एकता एवं उत्साह था, हम स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ब्रिटिश सेनापतियों के कुछ सामरिक कुछ भूल भी किया गया था। तानाशाही व्यवस्था जैसा भी कुछ व्यवस्था लागू किया गया था। ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद भी थे। जो स्थिरता की हठ धर्मिता की नीति यानी वो हठी थे और निरंकुश भी थे और उसके कारण जो है काफ़ी ब्रिटिश के लोगों को हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा। ब्रिटेन को कोई देश सहायता नहीं प्रदान करता था, अकेले लड़ा। हाँ, अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता भी प्राप्त हुई थी। विशेषकर फ्रांस और उपनिवेशों को धन जन से काफ़ी मदद पहुँचाई। अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया जिससे बड़े धैर्य, साहस और कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित किया था। इसके साथ अमेरिका का निर्माण हुआ। अमेरिका में 13 उपनिवेश कौन कौन से थे? न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना और जॉर्जिया। ठीक है, तो ये 13 उपनिवेश थे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ, है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा और ये अच्छा लगा, आपको इसकी जानकारी समझ में आई तो आप जो है लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी है। आप सब्सक्राइब अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब भी इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।